नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम अपने आसपास होने वाले आम बदलावों के पीछे छुपे विज्ञान को समझेंगे। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार मैटर यानी पदार्थ अपना रूप बदलता रहता है। कभी बर्फ पिघलती है तो कभी देखते ही देखते लोहे पर जंग लग जाता है। आइए इन्हीं बदलावों की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब कैसे और क्यों होता है। तो चलिए इस सफर का एक क्विक एजेंडा देख लेते हैं। पहला, द चेंजिंग वर्ल्ड यानी हमारी बदलती दुनिया। 2, एक्सप्लोरिंग फिजिकल चेंजेस। 3, डिस्कवरिंग केमिकल चेंजेस। और 4, कंबशन और रस्टिंग को डिटेल में समझना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द चेंजिंग वर्ल्ड। यहाँ हम बिल्कुल आम सी दिखने वाली चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। दरअसल हमारे आसपास का एनवायरनमेंट एक चलती फिरती एक्टिव लेबोरेटरी की तरह है। यहाँ कॉन्टिन्यूसली कुछ न कुछ बदल रहा होता है। कभी सोचा है कि समय के साथ एक केले पर भूरे दाग क्यों पड़ने लगते हैं, या फिर एक बर्फ का टुकड़ा पिघलकर पानी क्यों बन जाता है? देखने में तो ये बेहद आम घटनाएं लगती हैं, लेकिन सच मानिए इनमें मैटर के बदलाव से जुड़े बहुत बड़े साइंटिफिक राज छुपे होते हैं। इन्हीं छोटी छोटी बातों से बड़े साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझा जा सकता है। और ये ब्रिलियंट तरीके से इलस्ट्रेट करता है कि हमारे आसपास लगातार कितने अलग अलग तरह के बदलाव हो रहे हैं। बर्फ का पिघलना, पॉपकॉर्न बनना, सब्जियों का कटना, पानी उबलना या फिर लकड़ी का जलना, ये सभी बदलाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, राइट? कुछ में सिर्फ आकार यानी शेप बदल रहा है, तो कुछ में पदार्थ का रूप और महक पूरी तरह से बदल जाती है। इन सभी को एक साथ देखने पर पता चलता है कि नेचर में कितनी विविधता, कितनी वैरायटी है। आगे बढ़ते हैं हिस्सा 2 पर, एक्सप्लोरिंग फिजिकल चेंजेस, जहां हम सिर्फ रूप या अपीयरेंस में आने वाले बदलाव को समझेंगे। अब इन क्लूज को सिस्टमैटिक तरीके से कैटेगराइज करना शुरू करते हैं, जो हमने अभी ऑब्जर्व किए। इन 3 आसान क्रियाओं को सोचिए। पहला, एक पेपर को फोल्ड करके नई शेप बनाना। दूसरा, एक गुब्बारे को फुलाकर उसकी हवा निकाल देना। और तीसरा, चॉक के एक टुकड़े को पीस कर उसका पाउडर बना देना। इन सब के बाद ये चीजें पहले से काफी अलग दिखती हैं, लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि इनके मूलभूत गुण, इनका बेसिक मटेरियल बिल्कुल वही रहता है। तो यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या इन स्पेसिफिक चेंजेस के बाद हमें अपनी ओरिजिनल चीज वापस मिल सकती है? सोचिए, पेपर को वापस खोला जा सकता है, गुब्बारा वापस पिचक जाता है, और चॉक का पाउडर भले ही वापस टुकड़ा ना बने, पर वो नेचुरली रहता चॉक ही है। यही इन सबके बीच वो सबसे जरूरी कॉमन थ्रेड है जिसे हमें ध्यान में रखना है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इस तरह के बदलावों को हम फिजिकल चेंज यानी भौतिक बदलाव कहते हैं। ये एक ऐसा बदलाव है जिसमें किसी सब्सटेंस का सिर्फ आकार, साइज या स्टेट बदलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पूरी प्रक्रिया में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। सब्सटेंस की कोर केमिकल आइडेंटिटी बिल्कुल वही की वही रहती है। चलिए आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, डिस्कवरिंग केमिकल चेंजेस। यहां कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि यहां कुछ बिल्कुल नया बनने वाला है। अब हम एक बिल्कुल अलग और थोड़े कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक बदलाव की तरफ बढ़ते हैं। जब एक स्ट्रॉ के जरिए एक ग्लास टम्बलर में हवा फूंकी जाती है, तो ये सुनने में एक बेहद आसान विजुअल एक्सपेरिमेंट लगता है। बचपन में हम सब ने किया है, लेकिन इसके अंदर एक कमाल की साइंस छिपी हुई है। ऐसे ही 2 अलग अलग लिक्विड पर यह ट्राई करने से आखिर क्या होता है, आइए इस पर गौर करते हैं। अब अगर हम दोनों लिक्विड्स को कंपेयर करें तो डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ नॉर्मल नलके का पानी है, जिसमें हवा फूंकने पर सिर्फ बुलबुले बनते हैं और कोई बदलाव नहीं होता। दूसरी तरफ लाइम वाटर यानी चूने का पानी है। इसमें हवा फूंकने पर बुलबुले तो बनते ही हैं, पर साथ ही पूरा का पूरा लिक्विड दूधिया यानी मिल्की वाइट हो जाता है। ये इस बात का पक्का इशारा है कि ग्लास के नीचे एक बिल्कुल नई सफेद चीज बनकर बैठ गई है। और दोस्तों, इसीलिए इसे केमिकल चेंज यानी रासायनिक बदलाव कहा जाता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा बिल्कुल नए सब्सटेंसेस बनते हैं। यहां बदलाव के बाद पुरानी चीज खत्म हो जाती है और रिएक्शन के नतीजे में कंप्लीटली कुछ नया पैदा होता है। अब जो बात इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये इक्वेशन है। इस पूरे बदलाव को हम शब्दों की इस समीकरण में आसानी से समझ सकते हैं। चूने का पानी, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जब वो हमारी सांस से निकली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में कैल्शियम कार्बोनेट और पानी बनता है। यही कैल्शियम कार्बोनेट वो नई इनसॉल्युबल सफेद चीज है जिसकी वजह से पानी दूधिया हो जाता है। ये एक परफेक्ट केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इस साइंटिफिक मेथड को एक और मजेदार एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। स्टेप 1, विनेगर और बेकिंग सोडा को आपस में मिलाया जाता है। स्टेप 2,
आप देखेंगे कि इस मिक्सचर से फिजी आवाज के साथ तेजी से बुलबुले निकलते हैं और एक गैस बनती है। स्टेप 3, इस बनती हुई गैस को तुरंत ताजे चूने के पानी से गुजारा जाता है। ये स्टेप बाय स्टेप तरीका उन छुपे हुए रासायनिक बदलावों को उजागर करता है जो हमें आमतौर पर इन आंखों से नजर नहीं आते। तो विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाने पर जो फिज वाली गैस निकली और जिसने चूने के पानी को दूधिया कर दिया, वो दरअसल और कुछ नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड थी। ये इस बात का एक सेकंड पक्का प्रूफ है कि इस रिएक्शन में भी एक बिल्कुल नई चीज यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ था। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, कंबशन और रस्टिंग, जो हमारे एवरीडे रिएक्शंस का सबसे जरूरी हिस्सा हैं। अब ऐसी क्रियाओं को देखते हैं जो किसी लैब के बंद कमरे में नहीं बल्कि बाहर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होती हैं। एक तरफ लोहे पर जंग लगना देखिए, जिसमें लोहा धीरे धीरे एक नए भूरे पदार्थ आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है। ये एक बेहद धीमी और शांत प्रक्रिया है। दूसरी तरफ मैग्नीशियम रिबन का जलना है, जिसमें तेजी से सफेद पाउडर बनता है और साथ ही बहुत सारी हीट और लाइट निकलती है। दोनों प्रोसेस देखने में जमीन आसमान का अंतर रखते हैं, पर बेसिकली दोनों ही केमिकल चेंजेस हैं, क्योंकि दोनों ही केसेस में बिल्कुल नई चीजें बन रही हैं। ये जो जलने का प्रोसेस है, इसे फॉर्मली कंबशन कहते हैं। ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट और लाइट पैदा करता है। इस प्रक्रिया में सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑक्सीजन का होना इसमें एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। बिना ऑक्सीजन के ये एनर्जी रिलीजिंग केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं सकती। लकड़ी, पेपर, कॉटन और केरोसिन, इन्हें कंबस्टिबल मटेरियल्स यानी आसानी से जलने वाले पदार्थ कहा जाता है। आग लगने का सीधा सा मतलब है एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन का शुरू होना, और ये कॉन्सेप्ट इस एब्स्ट्रैक्ट साइंस को हमारी आम जिंदगी की रियलिटी से जुड़ता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर एक जलती हुई मोमबत्ती को पूरी तरह से एक ग्लास टम्बलर से ढक दिया जाए तो आखिर क्या होगा? हमने अभी देखा कि केमिकल चेंजेस और कंबस्टन में ऑक्सीजन का कितना क्रूशल रोल है। तो सोचकर देखिए, ऑक्सीजन रुक जाने से उस रासायनिक बदलाव पर आखिर क्या असर पड़ेगा। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है अब मैटर के बदलाव को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह से बदल गया होगा। अगली बार मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ।